नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल TS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ TGT PGT हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, या जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है आप उस पर शेयर कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट हमसे नए जुड़ रहे हैं, प्रयास कीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जाके शुरू से क्लासेस देखिए, यकीनन आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। जो कैंडिडेट नए हैं, शुरू से यदि आप क्लास देखते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी ही नहीं बहुत बेहतर हो जाएगी। इसी के साथ DS एकेडमी का व्हाट्सएप ग्रुप है, आप अगर उससे ज्वाइन होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। उद्देश्य मात्र इतना ही रहेगा उसका कि यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी के नाटक, तो इनके संबंध में, नाटकों के संबंध में जो कथन है या नाटक से जो कोटेशन उठाई गई हैं, ये हम आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से PDF प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, इतना मात्र उद्देश्य है। और इसी के साथ में हमने DS एकेडमी ने आपकी सुविधा के लिए, आपकी अनुमति के आधार पर एक टेस्ट श्रृंखला शुरू की है। हमने जैसा फीडबैक लिया तो हमें फीडबैक मिला, और इसी प्रतिक्रिया की, आपकी प्रतिक्रिया के आधार पर ही हमने टेस्ट सीरीज शुरू की है, जिसमें हम आपको 50 टेस्ट पेपर कराएंगे परीक्षा से पहले। अगर आपकी परीक्षा 2 महीने बाद होती है तो उस तरह से अभी हम जो टेस्ट पेपर दे रहे हैं वो सप्ताह में 2 दे रहे हैं। इसके बाद जैसे ही आपकी डेट अनाउंस हो जाती है उसके अनुसार हम आपका टाइम डिवाइड करके पेपरों से कम 10 से 15 दिन पहले हम आपके सारे टेस्ट पेपर कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, एक साथ हम किसी को भी टेस्ट पेपर नहीं देंगे, एक साथ टेस्ट पेपर के लिए हमें कोई कॉल ना करें। नवीन पैटर्न पर आधारित टेस्ट पेपर बन रहे हैं, यूँ ही उठाए हम आपको टेस्ट पेपर नहीं देंगे। नवीन पैटर्न पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं, इसके आधार पर हम आपके लिए टेस्ट पेपर लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, या क्लास के बाद में हम आपको नंबर बता देंगे। अगर वो नंबर, उस नंबर पे आप कॉल नहीं कर सकते हैं तो फिर दूसरे किस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। टेस्ट का ये जो टेस्ट है आपका, ये पेड है, और इसमें जो आपसे चार्ज लिया जा रहा है 500 रुपये लिए जा रहा है। यदि आप निकालेंगे तो प्रति टेस्ट पेपर आपको 10 रुपये पड़ रहा है। ठीक है, और जो PDF में प्रोवाइड कराया जाता है, इतनी सुविधाएं हैं, दी जाती हैं आपको कि सुबह आपको 10 बजे टेस्ट पेपर दिया जाता है, शाम को 4 से 5 बजे के बीच में आपको उत्तर कुंजी दी जाती है। उसके बाद आप चेक कीजिए कि आपका कितना सही हुआ है। फिर 8 से 11 बजे तक आपका, या पूरा दिन भी आपका टेस्ट जो ग्रुप है वो आपके लिए चैट ओपन की जाती है, इसलिए ताकि आपको कहीं पे कोई डाउट है तो आप हमसे संपर्क, मतलब आप हम उसमें दें और हम उसका निदान किए। आपको कोई और जानकारी भी लेनी होती तो भी आपको वहाँ मिल जाती है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट ज्वाइन होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अभी देर नहीं हुई है, अभी 5, 6, 7 पेपर ही अभी निकले हैं आपके, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आपके फीडबैक की। आपका फीडबैक क्लासों पे हमें नहीं मिल रहा है। आपका ये तो कमेंट हमें मिलता है कि आप क्लासों की संख्या बढ़ा दीजिए, लेकिन आपकी जो प्रतिक्रियाएं क्लासों के प्रति हैं वो थोड़ा नहीं मिल पाती हैं। क्लासों का थोड़ा सा इस समय शेड्यूल आगे पीछे चल रहा है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे हम हैं यहाँ पे नेटवर्क इशू चल रहा है, और थोड़े से और अन्य कार्यों में भी व्यस्तता है, तो थोड़ा सा आप कोऑपरेट कीजिए, ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 10 दिन, उसके बाद आपकी क्लासें नियमित रूप से दी जाने लगेंगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आपके आज के टॉपिक पे। आज हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद जी की। जैसे कि हमने देखा था 2 क्लासें हम जयशंकर प्रसाद जी को देख चुके हैं। आज हम तीसरी क्लास पढ़ेंगे, और तीसरी क्लास में हम जयशंकर प्रसाद जी को संपूर्ण पढ़ेंगे। आगे हम प्रयास ये करेंगे कि जो कवि हैं उनको स्पीड में हम पढ़ें। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं जयशंकर प्रसाद जी की। समय का अभाव है, इसीलिए आप भी कोऑपरेट कीजिएगा। ये कमेंट ना कीजिएगा कि आप इस विषय को भी पढ़ा दीजिए, इस टॉपिक को भी पढ़ा दीजिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक टॉपिक रिदम में ही चलेंगे। जब तक लिटरेचर कंप्लीट नहीं होगा हम अन्यत्र कुछ नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं जयशंकर प्रसाद, और उसमें भी बात करते हैं उनके नाटक में। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी का पहला नाटक है सज्जन। सज्जन नाटक 1910 का है, प्रश्न बन चुका है UGC नेट में। देखिए, जब UGC नेट में प्रश्न बन चुका है तो UP TGT PGT तो बात ही क्या रखता है, या किसी अन्य राज्य की परीक्षाएं। कथानक कहाँ पर है, तो यह है महाभारत के कथानक पर आधारित है, यही प्रश्न बना था। ठीक है, या समय को लेकर प्रश्न बना था। जयशंकर प्रसाद के नाटक सज्जन का समय है तो 1910 ईस्वी, तो आप दोनों चीज़ें याद रखिएगा। देखिए, जो चर्चित नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार या कवि होते हैं
उनकी रचनाओं को याद करने के साथ में उनकी रचनाओं का जो समय होता है, विशेष प्रवृत्तियाँ होती हैं, वो भी आपको याद रखनी चाहिए। वर्ण्य विषय भी होते हैं, साथ में किस पर किसकी छाया है, किसका पूर्वानुराग किस में मिलता है, पूर्व छाया किस में मिलती है, किस पत्रिका में मतलब इसका कुछ अंश प्रकाशित हुआ था। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी, क्योंकि जितना परीक्षा उपयोगी है उतना तो हम आपको व्हाइट बोर्ड पे दे रहे हैं। जैसा व्हाइट बोर्ड है वैसा ही आपका फ्यूचर भी व्हाइट होगा, आप परेशान ना होइए। सज्जन की बात कर रहे थे, 1910 में है। महाभारत का कथानक, इसमें महाभारत के कथानक से इसको लिखा गया है। कल्याणी की बात करें, कल्याणी परिणय 1912 ईस्वी का इनका नाटक है। इसमें इन्होंने क्या किया है कि चंद्रगुप्त चाणक्य वह विदेशी आक्रमणकारी था सेल्यूकस निकेटर, आपने सभी ने सुना होगा इतिहास, क्योंकि ये ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, इसीलिए इनके जो उपन्यास हैं वो ऐतिहासिकता पर ज़्यादा आधारित हैं। इसमें कल्याणी परिणय में चंद्रगुप्त चाणक्य और सेल्यूकस जो है उसकी कथा इसमें कही है। करुणालय की बात करें तो 1913 ईस्वी इसका समय है। यह प्रथम बार, देखिए महत्वपूर्ण है, प्रथम बार किस पत्रिका में, द्वंद्व पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। अब आप ये ना कहिएगा कि मैडम पूरा नाटक कैसे हो सकता है, पूरा नाटक नहीं हुआ था। नाटक में कुछ अंश होते हैं, छोटे छोटे आलेख रूप में, शोध रूप में वो प्रकाशित होते हैं। ठीक है, एक तरीके से कहें तो जो आपका होता है ना, क्या कहते हैं, जैसे सार होता है, ठीक है, वो इसमें प्रकाशित होता है। तो करुणालय किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? पहली बार द्वंद्व पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इसमें प्रसाद ने अमित्राक्षर अरिल छंद का प्रयोग किया। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। ये इसमें 2 लाइनें हमने दी हैं और दोनों में से ही आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा अगर यहाँ से प्रश्न बनता है। बात कर लेते हैं प्रायश्चित की। प्रायश्चित का समय भी 1913 है। इसमें जयचंद की मृत्यु की घटना का वर्णन किया है। जो जयचंद है इतिहासों में, शूरवीरों में, उसकी मृत्यु का वर्णन किस में किया है? प्रायश्चित में। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि किसी की मृत्यु हो जाती है और अनायास हम उससे लगाव होता है तो कहीं ना कहीं प्रायश्चित होता रहता है। ठीक है, या हमारी वजह से जब हो जाती है तो इसमें प्रायश्चित यानी कि जयचंद की मृत्यु का। राजश्री की बात करें तो 1915 इसका समय है नाटक का। इसके 2 संस्करण हुए हैं। पहले संस्करण की बात करें तो ये नाटिका शैली में है और जो इसका दूसरा संस्करण है उसमें परिवर्ती नाटकों के समीप है। यानी कि पहले में तो ये नाटिका शैली के रूप में सामने आया है और बाद के जो दूसरा जो संस्करण हुआ है इसका, उसमें ये जो परिवर्ती नाटक है उस समय के जो युगीन नाटक थे उस शैली में भी ये हमारे सामने आता है। इस नाटक का पूर्व रूप इंदु पत्रिका में निकला था। नाटक बनने से पहले जो इसका पूर्व रूप था छोटा सा, वो किस में निकला था? तो आपकी इंदु पत्रिका में। इंदु पत्रिका के जो संपादक हैं वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। विशाख की बात करें तो 1921 में है। इस नाटक पर थिएट्रिक कंपनियों के नाटकों की छाया पड़ती है। थिएट्रिक की बात करें तो जैसे कि ये जो आपकी फिल्मी दुनिया है, ठीक है, तो इसमें जो नाटक खेले जाते हैं, ड्रामा खेले जाते हैं, तो उनकी छाया इन पे पड़ती है। इसी के साथ में इसमें बताया भी गया है कि इसमें एक स्त्री और 2 जो पुरुष होते हैं उनके प्रेम की, एक स्त्री के 2 प्रेमी होते हैं, उनकी कथा का वर्णन भी इसमें मिलता है। अजातशत्रु की बात करें तो अजातशत्रु का समय 1922 ईस्वी है। यह 4 राज्यों, इसमें जो कथा है वो 4 राज्यों से ली गई है। कौन कौन से राज्य हैं? आपका मगध है, काशी है, कौशाम्बी है और कौशल को आधार बनाकर अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। बात कर लेते हैं 8वें नंबर पे जन्मेजय का नागयज्ञ। जन्मेजय का नागयज्ञ का समय 1922 ईस्वी है। इसमें आर्यों एवं अनार्यों के युद्धों का वर्णन जयशंकर प्रसाद जी ने किया है। कामना की बात करें 1927 ईस्वी है। यह संस्कृति प्रधान नाटक है और साथ में रमेश चंद्र शाह ने इसे कामायनी का पूर्व राग कहा है। देखिए, कामायनी का पूर्व राग जयशंकर प्रसाद के किस नाटक को कहा गया है? ये तो आप जान रहे हैं, कामना को, लेकिन कहा किसने है ये यहाँ पे महत्व रखता है। किसने कहा है? रमेश चंद्र शाह ने कहा है। ठीक है, और ये जो है प्रबोध चंद्रोदय की शैली पर भी लिखा गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे बात करते हैं।
तो जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, देखिए कर लीजिए, आपको बहुत यकीनन बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। किस तरह से प्रश्नों का पैटर्न बन सकता है, और जो नवीन महिलाएं या जो भी परीक्षा में बैठेंगे उनको वो उन सब तथ्यों से परिचित हो जाएंगे, क्योंकि हवाई हमारा पेपर नहीं बन रहा है, पेपर एक स्तर का बन रहा है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अगले नाटक की, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त की यदि बात करें तो समय है 1928 ईस्वी। 1928, इसमें क्या है, भारत एवं यूरोप की, भारत व यूरोप की नाट्य कलाओं, भारत व यूरोप की नाट्य कलाओं का इसमें समावेश किया गया है, इसमें समावेश किया गया है। आगे बात कर लेते हैं स्कंदगुप्त के बाद में एक घूंट, काउंटिंग आप अपने से डाल लीजिएगा। एक घूंट की बात करें तो 1930 में है। इसमें आनंदवादी दर्शन का व्यवहारिक रूप मिलता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त की, 1931। चंद्रगुप्त 1931, इसे जयशंकर प्रसाद की नाट्य रचना का शिखर बिंदु माना जाता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी की बात करें तो 1933 ईस्वी है। गुप्त वंश की स्त्री, गुप्त वंश की स्त्री पुनर्विवाह वाली ऐतिहासिक घटना का वर्णन है इसमें, किसमें, आपके ध्रुव स्वामिनी नाटक में। तो ये थी जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों का संक्षेपीकरण। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कहानी संग्रह। कहानी संग्रह में यदि बात करें तो पहली है छाया। पहला क्या है, छाया की यदि बात करें तो 1912 ईस्वी है कहानी संग्रह। दूसरे नंबर पे यदि बात करें तो प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि की बात करें तो 1926 ईस्वी है। तीसरे नंबर पे बात करें तो आकाशदीप। आकाशदीप की यदि हम बात करें तो 1929 ईस्वी का इसका समय ठहरता है। फोर्थ नंबर पे बात करें तो आंधी है। आंधी के समय की बात करें तो 1931 है। और पांचवें नंबर पे यदि बात करें तो इंद्रजाल 1936। इंद्रजाल 1936 ईस्वी इनकी कहानी संग्रह है। ठीक है, कहानियों को वैसे देखेंगे। आगे बात कर लेते हैं प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम है। देखिए, कराने के लिए हम ये भी करा देंगे कि किस कहानी संग्रह में कौन कौन सी कहानियां हैं, लेकिन अभी समय का अभाव है। यह इंदु पत्रिका में 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्रसाद की अंतिम कहानी
प्रसाद की अंतिम कहानी सालवती है। सालवती है। 1912 ईस्वी में छाया काव्य संग्रह, छाया कहानी संग्रह हिंदी का पहला कहानी संग्रह है। हिंदी का पहला कहानी संग्रह है। देखिए कभी क्या होता है कि आपको प्रश्न बना लेगा कि हिंदी का पहला कहानी संग्रह कौन सा है। आप इतनी बारीकी से नहीं पढ़े होंगे तथ्य पे जोर देके, तो आप जैसे प्रेमचंद के किसी भी कहानी संग्रह को विकल्प में टिक कर देंगे। आगे बात कर लेते हैं प्रमुख कहानियों में। प्रमुख कहानियाँ में बात कर लेते हैं कौन कौन सी कहानियाँ हैं कोमा के साथ में जो महत्वपूर्ण है। ग्राम, देवदासी, देवरथ, विराम चिन्ह के बाद में है संदेश, बंजारा, मधुआ, आकाशदीप, पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण है, पुरस्कार, गुंडा के बाद में ममता, नूरी, बिसाती। बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं, यदि आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा समय निकाल कर। घीसू, चूड़ीवाली के बाद में है छोटा जादूगर, रसिया वालम, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, स्वर्ग में खंडहर। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं आगे। चलिए बात कर लेते हैं जयशंकर प्रसाद जी के बाकी में। स्कंदगुप्त की बात करें तो 1928 का नाटक है। भारत व यूरोप की जो नाट्य कला शैली है, इसका दोनों का समावेश इसमें मिलता है। एक घूट की बात करें 1930 का नाटक है। इसमें आनंदवादी जो दर्शन है उसका व्यवहारिक रूप कैसे प्रयोग में लाए गए हैं नाटक के माध्यम से, इन्होंने दृष्टिगत कराया है। चंद्रगुप्त की बात करें 1931 का है। इसमें जयशंकर की नाट्य रचना का ये जो नाटक है इनका चंद्रगुप्त, इसे इनकी जो नाट्य बिंदु का शिखर माना जाता है। प्रश्न बन सकता है कभी भी, जयशंकर प्रसाद की नाट्य रचना का शिखर बिंदु उनके किस नाटक को माना जाता है, तो चंद्रगुप्त को। ध्रुव स्वामिनी की बात करें एकांकी के रूप में हमारे सामने आती है 1933 ईस्वी में। गुप्त वंश की स्त्री है, उसका पुनर्विवाह होता है और इसी के संबंध की जो ऐतिहासिक कहानी है वो इन्होंने इसमें दी है। कहानी संग्रहों की बात कर लें कहानी के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद जी की, तो छाया 1912 का कहानी संग्रह है और जयशंकर प्रसाद जी का प्रथम कहानी संग्रह होने के साथ साथ में हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह है आपका छाया 1912। प्रतिध्वनि 1926 का है। आकाशदीप 1929 का है। आंधी 1931 का है और इंद्रजाल जो कहानी संग्रह है 1936 ईस्वी का है। प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम है। यह इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कब? 1911 ईस्वी में। ठीक है। प्रसाद की अंतिम कहानी किसको माना जाता है, तो सालवती को। 1912 में छाया जो कहानी संग्रह है ये हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह हम बता चुके हैं। प्रमुख कहानियों में बात कर लें तो ग्राम है, देवदासी है, देवरथ है, विराम चिन्ह है, संदेश है, बंजारा, मधुआ, आकाशदीप, पुरस्कार, गुंडा, ममता, नूरी, बिसाती भी महत्वपूर्ण है, घीसू भी, चूड़ीवाली। घीसू इसलिए थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि घीसू पात्र है
कफन कहानी का, माधव और घीशू। तो हो सकता है कि यहाँ से प्रश्न बना दे आपको कहानी, और आप सोचेंगे कि घीशू पात्र वो मुंशी प्रेमचंद की कहानी का पात्र है। हो सकता है मुंशी प्रेमचंद ने ही घीशू कहानी लिखी हो। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। छोटा जादूगर, रसिया बालम, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, स्वर्ग में खंडहर, ये इनकी कहानियाँ और कहानी संग्रह है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद उपन्यास और आगे की चीज़ों को देखते हैं। चलिए, देखिए, कराने के लिए इसमें बहुत कुछ था, लेकिन जितना अभी हमें परीक्षा उपयोगी लगा है हम उतना दे रहे हैं। इस समय हम आपको सिर्फ परीक्षा उपयोगी तथ्यों से ही परिचित कराते हुए चलेंगे। ठीक है, और विद्वान बनने की आप भी अभी कोशिश ना कीजिए। जितना भी आपको पढ़ना है परीक्षा उपयोगी उतना ही आप पढ़िए, क्योंकि यहाँ से अगर कोई तथ्य रह जाता है, आप मानिए कि किस संग्रह में कितनी कैसे हैं, तो वो सब हम आपसे टेस्ट पेपर में आपके कवर करा लेते हैं। तो इसीलिए हो सके तो आप टेस्ट पेपर ज्वाइन कर लीजिए, टेस्ट सीरीज। बात कर लेते हैं उपन्यास की। बहुत ज़्यादा उपन्यास इन्होंने नहीं लिखे हैं, 3 ही उपन्यास लिखे हैं मात्र। पहले की बात करें तो आपका है कंकाल। कंकाल, तितली, इरावती, इन्होंने 3 ही उपन्यास लिखे हैं, और इरावती अपूर्ण था। कंकाल की बात करें तो 1929 ईस्वी में, इसमें प्रयाग, काशी और आपका प्रयाग, काशी नहीं, मथुरा लिखिए, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार का भी वर्णन है। देखिए, कई बार क्या है, हम नहीं चाहते कि छोटे छोटे तथ्यों से आप चूक जाएं। इसमें तत्कालीन समाज का चित्रण है, समाज का चित्रण है या यथार्थ चित्रण है, एक ही बात है। क्योंकि जैसी बात है, जब उस समय का लिख रहा है कवि, तो उस समय का ही वो उपन्यासकार, तो उस समय का ही चित्रण इसमें किया होगा। तितली की बात करें तो तितली है 1934 ईस्वी की, 1934 ईस्वी की है। पूंजीपतियों द्वारा निम्न वर्ग का शोषण, इसमें पूंजीपतियों द्वारा निम्न वर्ग का शोषण, निम्न वर्ग के शोषण का चित्रण है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इरावती। इरावती 1938, इसका समय छोड़ दीजिए, ये जो है ये है अपूर्ण है। आगे बात कर लेते हैं, एक निबंध मिलता है इनका, काव्य कला तथा अन्य निबंध। काव्य और कला तथा अन्य निबंध करके भी ये मिल जाता है, काव्य कला तथा अन्य निबंध। और इसका जो समय है 1938 ईस्वी है। इसी के साथ में इन पर जो आलोचनात्मक दृष्टि की किताबें हैं इनके ऊपर, तो महेश दत्त आनंद, महेश आनंद ने क्या लिखा है, तो पहली आलोचनात्मक कृति लिखी है जयशंकर प्रसाद, रंग दृष्टि। जयशंकर प्रसाद, रंग दृष्टि। और दूसरी भी इन्होंने इसी तरह लिखी है, जयशंकर प्रसाद, रंग सृष्टि। और विशेषता ये है कि ये दोनों जो हैं ये नाटकों की समीक्षा है। ठीक है, बात कर लेते हैं जयशंकर प्रसाद ग्रंथावली। ये 4 खंडों में है, 4 खंडों में है। सत्यप्रकाश मिश्र इसके संपादक हैं।
सत्यप्रकाश मिश्र। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। एक जयशंकर प्रसाद, ये दोबारा लिख लीजिए, जयशंकर प्रसाद ग्रंथावली, और इसमें जो है इसमें 7 खंड है और 7 खंड 2014 में इसका संपादन हुआ है। किसने किया है? आपके ओम प्रकाश सिंह। ओम प्रकाश सिंह। बात कर लेते हैं कामायनी और प्रसाद की कविता गंगा। कामायनी और प्रसाद की कविता गंगा, इसके जो समीक्षक हैं शिव कुमार मिश्र। शिव कुमार मिश्र हैं। आगे बात कर लेते हैं मिथक और स्वप्न। मिथक और स्वप्न, कामायनी की मनस सौंदर्य, कामायनी की मनस सौंदर्य सामाजिक भूमिका, मनस सौंदर्य सामाजिक भूमिका। वैसे ये थीसिस वाले टॉपिक होते हैं, लेकिन जब समीक्षक ने इसको बुक में बाइंड करवा दिया है तो फिर ये प्रश्न बन जाता है। रमेश कुंतल मेघ, और जब अच्छे समीक्षक होते हैं, रमेश कुंतल मेघ, जब अच्छे समीक्षक होते हैं तो फिर ये प्रश्न भी कब बन जाता है नहीं पता। प्रसाद की काव्य कला, रामनाथ सुमन। प्रसाद की काव्य कला, रामनाथ सुमन। रामनाथ सुमन। चलिए, जयशंकर प्रसाद की प्रासंगिकता। जयशंकर प्रसाद की प्रासंगिकता, इसके जो रचनाकार हैं प्रभाकर श्रोत्रिय। बात कर लेते हैं प्रसाद जी के 2 नाटक। प्रसाद जी के 2 नाटक, कृष्णानंद गुप्त। कृष्णानंद गुप्त। ठीक है, चलिए बात करते हैं आपके इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। पूर्ण रूप से जयशंकर प्रसाद जी आज हमारे कंप्लीट हुए हैं। इनके संबंध में जो भी कथन या तथ्य रहेंगे वो आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से PDF में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, उपन्यास की बात करते हैं। कंकाल 1929 का इनका उपन्यास है। इसमें प्रयाग, मथुरा, वृंदावन और हरिद्वार का भी वर्णन किया गया है। प्रश्न बन सकता है क्योंकि वहाँ पे मगध, कौशाम्बी नाटक में किया गया था, यहाँ उपन्यास की बात है। इसमें तत्कालीन समाज का चित्रण है। देखिए, अगर कोई ऐतिहासिक उपन्यास या नाटक कहानी नहीं है तो उसमें यथार्थ का वर्णन अवश्य मिलता है। ठीक है, तितली की बात करें तो 1934 ईस्वी का उपन्यास है। इसमें पूंजीपतियों द्वारा निम्न वर्ग के शोषण का चित्रण इसमें किया गया है। इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास है। काव्य कला तथा अन्य निबंध इनके निबंध या कहें समीक्षात्मक रचना है, 1938 ईस्वी की। अब बात आती है यहाँ पे इन पर आलोचनात्मक जो पुस्तकें अभी तक लिखी गई हैं जयशंकर प्रसाद जी पे, बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो हमें परीक्षा उपयोगी लगी हम उन्हीं का निचोड़ आपके लिए लेकर आए हैं। महेश दत्त पता नहीं क्यों स्मृति से में आ रहा है, महेश आनंद, इन्होंने लिखा है कि जयशंकर प्रसाद रंग दृष्टि। ठीक है, वहीं पर इन्होंने लिखा है जयशंकर प्रसाद रंग सृष्टि, और इन दोनों में इन्होंने महेश आनंद ने जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों को संकलित किया है समीक्षात्मक रूप में। ठीक है,
आगे बात कर लेते हैं। जयशंकर प्रसाद ग्रंथावली ये 4 खंडों में है और इसके जो संपादक हैं सत्य प्रकाश मिश्र हैं। जयशंकर प्रसाद ग्रंथावली भी एक और लिखी गई है, इसमें 7 खंड है, 2014 की है। ओम प्रकाश सिंह इसके संपादक हैं। वैसे यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा, यदि बनेगा तो इन दोनों में से एक ही विकल्प में रहेंगे, ठीक है। या प्रश्न को थोड़ा सा कठिन करेगा तो 7 खंडों में रचित जयशंकर प्रसाद ग्रंथावली के संपादक कौन है, तब इस तरह से आपसे प्रश्न कर सकता है। कामायनी और प्रसाद की कविता गंगा, इसके जो रचनाकार हैं शिव कुमार मिश्र हैं। यानी कि भाई जाहिर सी बात है, शिव की जटाओं में ही गंगा है, तो आप याद रख लीजिएगा कि कविता गंगा यानी कि शिव कुमार मिश्र जी हैं। मिथक और स्वप्न, कामायनी की मनस सौंदर्य सामाजिक भूमिका, ये जो कथन है, वैसे ये कभी प्रश्न बनेगा नहीं, लेकिन आप एक समीक्षात्मक दृष्टि में यदि किसी को किसी पुस्तकालय में ये पुस्तक मिले तो आप पढ़िएगा ज़रूर, बहुत अच्छी पुस्तक है, ठीक है। रमेश कुंतल मेघ, क्योंकि रमेश कुंतल मेघ अच्छे समीक्षक हैं, तो देखिए कभी भी प्रश्न बन सकता है, कहाँ नहीं जा सकता। अगला है प्रसाद की काव्य कला, इसके जो समीक्षक हैं रामनाथ सुमन। जयशंकर प्रसाद की प्रासंगिकता प्रभाकर श्रोत्रिय। प्रसाद जी के 2 नाटक, ये किसने लिखा है, तो कृष्णानंद गुप्त जी ने, ठीक है। तो ये थे आपके जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी से जो बाकी के जो भी तथ्य बचे हुए होंगे वो हम आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से जब PDF प्रोवाइड कराएंगे तब उसमें जैसे कथन कुछ रहेंगे वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। एक चीज़ और ग्रुप में ध्यान रखिएगा, ये जो भी पुरुष हैं या महिलाएं हैं, ज़्यादा करके स्त्रियों की समस्या रहती है थोड़ा सा। देखिए यदि किसी ने आपको मैसेज दिया है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से पर्सनल आपको संदेश भेजा है, पहली बात तो सभी के लिए अनावश्यक है ये। आपको इंक्वायरी नंबर दे रखा है, आप इंक्वायरी नंबर पे हमें कॉल कीजिए। समय आपको बताया है कि शाम को 7 से 9 के बीच में आप हमें कॉल कर सकते हैं, तो आप हमें कॉल कीजिए। जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान हम करेंगे, कोई अन्यत्र जो कैंडिडेट पढ़ने वाला है वो नहीं कर पाएगा। आप अनावश्यक उसको मैसेज देंगे, वो फिर जो आपके ऑनर हैं उनको मैसेज देंगे, प्रबंधक हैं उनको मैसेज देंगे, तो वो क्या करेंगे कि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता है सिवाय आपको समूह से निष्कासित करने के। तो इसीलिए सभी जो भी गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, ये सब इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप पर्सनल किसी को मैसेज ना दीजिएगा। जो भी आपकी समस्याएं हैं, जब हमने आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, प्रत्येक रविवार हम व्हाट्सएप ग्रुप की चैट ओपन करते हैं, तो आप संडे तक सारी समस्याओं का संकलन करके रखिए एक नोटबुक में। जैसे ही संडे आता है 9-10 बजे के बीच में आपकी व्हाट्सएप चैट ओपन कर दी जाती है, अर्ली मॉर्निंग भी कर दी जाती है, और उसके बाद आप पूरे दिन उसमें आपकी जो समस्या है आप उनको प्रेषित कीजिए, और हम जो उनका निदान करेंगे, हम रात को ही उनका निदान करेंगे, पूरे दिन हम निदान नहीं कर पाएंगे क्योंकि बार बार हम भी फ़ोन नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो पर्सनल मैसेज देने से किसी को बचिएगा, ठीक है। इसी के साथ में जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं, तो टेस्ट सीरीज़ का जो है आप कॉल कीजिएगा 9568802463, ठीक है, या फिर 9308699173। ये आपके दोनों नंबर है। आप पहले नंबर पे फ़ोन करेंगे, ज़्यादा प्राथमिकता रहेगी, ठीक है। इसी के साथ में आपके जो टेस्ट पेपर है, 50 टेस्ट पेपर हैं, 50 टेस्ट पेपर हैं जिनका जो शुल्क है मात्र 500 रुपये है, 500 रुपये है। यदि आप प्रति टेस्ट देखेंगे तो आपके 10 रुपये है, ठीक है, और 10 रुपये में आपको 125 प्रश्न मिल रहे हैं। यहाँ पे 500 रुपये में आपको 6250 प्रश्न मिल रहे हैं, ठीक है। अब इन प्रश्नों से आपका प्रश्न बनेगा क्योंकि पूरा ही साहित्य हम इसमें कवर करा रहे हैं। इसी के साथ में जब आप ज्वाइन हो जाते हो, आपको व्हाट्सएप ग्रुप है प्राइवेट, आपको उससे जोड़ दिया जाता है। उत्तर कुंजी आपको दी जाती है, उत्तर कुंजी भी प्रामाणिक है आपकी, ठीक है। आप हमसे प्रमाण मांग सकते हैं उसमें। इसी के साथ जब आपको कहीं पे कुछ समझ नहीं आता है तब आप हमें एकदम स्वतंत्र हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट ज्वाइन होना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज अभी लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। देखिए मानते हैं कि आप 1-2 महिलाओं के हम पे फ़ोन आए थे कि मैम
हमारे पति कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो तुम प्रैक्टिस सेट ले सकती हो। हाँ, हम मना नहीं कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस सेट लीजिए, लेकिन एक छोटी सी जानकारी हम आपको बता दें, वहाँ पे आप जो त्रुटियाँ रहेंगी आप उनसे परिचित नहीं हो पाओगे, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप रहेंगे, जो भी 7-8 कैंडिडेट हमारे पास जुड़े हुए हैं, उसका क्या है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई त्रुटि पकड़ लेता है। वो फिर वहाँ पे हमसे तर्क करता है कि क्या ये सही है, यदि सही है तो क्यों, हम उसको उत्तर देते हैं। तो अगर आपके मन, आपके जहन में, आपके मन में वो प्रश्न नहीं कूंधा है, वो प्रश्न आपके मस्तिष्क में नहीं टच किया है, अब जब किसी तीसरे कैंडिडेट ने वहाँ पे हमसे प्रश्न किया तो आपका भी एक बार को दिमाग जाएगा कि हाँ चलिए हम भी पेपर उठा के देखते हैं, फिर आप उस क्वेश्चन पे जाएंगे, फिर आप उस पर समझेंगे, तो इससे क्या है कि फिर आप उस प्रश्न को कभी नहीं भूलेंगे। और वही सबसे यूनिक हमने तरीका अपनाया है। सुबह 10 बजे हम आपको टेस्ट पेपर देते हैं, शाम को 4 बजे उत्तर कुंजी देते हैं। इस बीच में आप 2 घंटे का, 1.5 घंटे का समय निकाल के आप पूरा 125 प्रश्न एक रफ नोटबुक में आंसर लगा लीजिए। उसके बाद जब हम आपको आंसर की भेजते हैं, आप उससे मिलान कीजिए आपका कितना सही है कितना नहीं। जो प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं उनके लिए आप अलग से नोटबुक बनाइए, उनको फिर आप वहाँ पे नोट करके पढ़ते हुए चलिए। जिस प्रश्न में आपको दुविधा है आप हमसे शाम को व्हाट्सएप पे चैट कीजिए, हम आपको उसका प्रमाण देंगे। आपको लगता है कि हमें 3-4 प्रश्नों में कन्फ्यूजन है, आप 3-4 प्रश्नों को एक पेज पे लिखिए, फोटो क्लिक कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप, जैसी चैट ओपन रहती है आप व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिए। जैसे ही हमें समय मिलेगा हम आपका उत्तर आपको दे देंगे, ठीक है। तो इतनी सुविधाएं आपको कहीं पे नहीं मिलेंगी। आपको टेस्ट पेपर दे दिया जाएगा, उत्तर कुंजी आपको साथ में दे दी जाएगी। कई कमेंट थे, यहाँ तक थे कि आप उत्तर साथ के साथ मार्क कर दीजिए। अगर हम साथ के साथ प्रश्न के उत्तर मार्क कर देंगे तो आप अपने आप को स्वयं मूल्यांकन कैसे करेंगे कि हम 125 में कितना पकड़ पा रहे हैं, ठीक है। तो पेपर का स्तर थोड़ा कठिन है क्योंकि 21 वाला पेपर भी हलवा नहीं था, ठीक है। लोहे के चने चबाने जैसा पेपर आपके सामने था, तो उसी की दृष्टि में हमारा जो भी पेपर है वो लोहे के चने वाला ही आप उसको समझ सकते हैं। हमारा जो टेस्ट पेपर है वो लोहे के चने चबाना ही है। जो कैंडिडेट टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं वो यदि क्लास देख रहे हैं तो वो पक्का मन में गदगद हो रहे होंगे कि आज तो मैम ने हमारे मुंह की बात कह दी। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। जिनको भी संपर्क करना है 9568802463 पे आप कॉल कर लीजिए और ज़्यादा विलम्ब ना कीजिए क्योंकि अभी 5-6 टेस्ट पेपर ही आपके हुए हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए रचनाकार के साथ में। छायावादी रचनाकार, प्रयास यही करेंगे कि एक रचनाकार को विस्तृत थोड़ा सा करके एक ही क्लास में हम देख लें क्योंकि समय का अभाव है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। आप पढ़ते रहिए, आनंद में रहिए। जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो कीजिए, फिर पढ़िए। जहाँ पे आपको तथ्य नहीं समझ में आएंगे वहाँ पे आप हमसे डिस्कशन कीजिए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, अगली क्लास के लिए तब तक आप उनका इंतज़ार कीजिए कि हम अगले किस छायावादी कवि को लेकर आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए रचनाकार के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।